हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूनिट सेकंड चल रही है और इसमें पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था और हमने सेल के विद्युत वाहक बल और उसका जो टर्मिनल विभवांतर था उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले मैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं या जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है बच्चों वो इस प्रकार है। सबसे पहले बच्चों जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। तो बच्चों, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है ये छोटा सा सूत्र है लेकिन ये बहुत आगे काम आएगा। एक तो इसमें न्यूमेरिकल बहुत आएंगे बेटा, और इसमें जो है हमें बहुत सारी एक्सरसाइज भी मिलेगी, सवाल बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं जिसपे हमें न्यूमेरिकल में बड़ा यूज होता है, एक है सेलों का संयोजन। तो बच्चों, सेलों का संयोजन में हम सेल को किस प्रकार से लगा सकते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। तो इस प्रकार देखेंगे कि सेलों के श्रेणी क्रम में क्या हमें मिलता है और सेलों के समांतर क्रम में किस प्रकार से विद्युत वाहक बल या धारा हमें मिलती है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो हम शुरू करने आ रहे हैं वो है आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। तो बच्चों, सबसे पहले आंतरिक प्रतिरोध के व्यंजक के लिए हम पिछली क्लास को हल्का सा दोहरा लेते हैं। बच्चों, हमने टर्मिनल विभवांतर का एक फॉर्मूला प्राप्त किया था, आपको पता हो V बराबर जो विद्युत वाहक बल होता है बच्चों सेल का, ठीक है, आपने देखा था ये। और बच्चों I जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ में, और बच्चों स्मॉल r ये आप जानते हैं स्टूडेंट। बच्चों, इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये तो आप जानते होंगे कि इसमें ये आंतरिक प्रतिरोध का काम करता है स्मॉल r। तो ये क्या है बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों एक बात और है, आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम आंतरिक प्रतिरोध यहाँ से निकालेंगे तो ये जो हमारा जो सूत्र आएगा वो किसके टर्म्स में आना चाहिए। आप देखें, एक तो विद्युत बल आएगा, एक टर्मिनल विभवांतर आएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर मैं इस IR टर्म को, इसे आप गौर से देखें, ये माइनस का है और इसे इधर ले लो और बच्चों ये भी इधर ले लो, तो हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा E माइनस V, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो बच्चों अब हमें R चाहिए, तो ये R हमें इस प्रकार आ जाएगा E माइनस V और अपॉन I आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है कि अगर हम I को तो बाहर रख ले थोड़ी देर के लिए, और बच्चों यहाँ पे अगर मैं V कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? V कॉमन आ जाएगा तो E अपॉन V आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बच्चों आप ये कहना चाहेंगे कि सर आपने V क्यों कॉमन लिया? तो उसमें बहुत ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों। हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत फॉर्मूला निकल के आएगा। अगर V में ये बाहर ले लूँ और ये अपॉन I है, फिर क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा E अपॉन V -1। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं यहाँ पे ये नहीं बताना चाहता कि V अपॉन I क्या है, इसे हम एक बार जो है एक बार जो फिगर से देखें कि हमने किस प्रकार से ये क्या हमारा परिपथ था, क्या था। बच्चों आपको पता है अगर ये सेल है एक और इसमें हम आंतरिक प्रतिरोध ये R दिखाएं तो ये सेल का जो है ये पूरा अपना एक पूरा चित्र बन जाता है सेल का, ये आप जानते हैं। बच्चों इस आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ा जाए किसके द्वारा, तो आप देखें अगर इसे जोड़ा जाए एक प्रतिरोध से इस प्रकार, तो बच्चों ये क्या कहलाता है? बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध। ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों अब गौर से एक चीज देखें कि अगर सेल का विद्युत वाहक बल E है तो यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हमें प्राप्त नहीं होता, हमेशा सेल का हमेशा टर्मिनल विभवांतर प्राप्त होता है। तो कहाँ प्राप्त होता है? R पे। तो बच्चों R में धारा कितनी जा रही है? I जा रही है, आप देख सकते हैं। तो आप देखो बच्चों में धारा में अगर मैं बोलूँ कि कितना विभवांतर है R पे, तो मैं कह सकता हूँ V = IR, आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से V अपॉन I कितना हो गया? आप देखो R। तो इसका मतलब जो V अपॉन I है वो मेरा बाह्य प्रतिरोध है, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास बाह्य प्रतिरोध है और E अपॉन V -1। ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों आप देखो कि हमारे पास जो एक रिलेशन आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें हमारे पास हमेशा एक बाह्य प्रतिरोध दिया रहेगा, विद्युत वाहक बल दिया रहेगा और टर्मिनल विभवांतर दिया रहेगा, और इस सर्किट को भी हमें समझ में आना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा जो संबंध है हमारा पूरा होता है। अब हम सेलों के संयोजन को धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब सेलों का जो संयोजन है बेटा श्रेणी क्रम में, इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि श्रेणी क्रम में सेल जोड़े जाए तो किस प्रकार से जुड़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दो प्रकार से सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं बच्चों, दोनों का उपयोग बहुत होता है। जब आपको सर्किट मिलेंगे या न्यूमेरिकल लाइनों पे बहुत यूज होगा। तो बच्चों एक तरीका तो ये होता है, अगर आप देखें एक हमारे पास ये सेल अगर मान लें और इसका धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा, और इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 मान लें। ठीक है बच्चों।
और ये बच्चों अगर जुड़ जाए इस प्रकार, ये इसका धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा, तो ये दो सेल है बच्चों जिसका विद्युत भाग बल E2 है। और बच्चों इनके जो विद्युत प्रतिरोध है वो हमें इस प्रकार दे सकते हैं, यहाँ पे इनका विद्युत प्रतिरोध R1 और इसका R2 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों ये जब यहाँ से किसी भी चीज से जुड़ेंगे तो हम कह सकते हैं, अगर मैं इस बिंदु को A मान लूँ, इस बीच के बिंदु को B मान लूँ और इस बिंदु को C मान लूँ, तो हमारे पास पूरा का पूरा बच्चों हम कह सकते हैं कि एक संयोजन हो गया है। और बच्चों आप देख सकते हैं ऋणात्मक सिरा धनात्मक सिरे से जुड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे मैं गौर करके एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे पास ये संयोजन जुड़ा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैं कह सकता हूँ इससे जो मुझे प्राप्त होगा वो मुझे ये एक कोई सेल प्राप्त होगा बच्चों, जो मुझे फाइनल दोनों को मिला के बैटरी तैयार होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ मुझे एक सेल प्राप्त हुआ जिसका जो EMF है उसे मैं बोल सकता हूँ तुल्य EMF, यानी विद्युत दाब बल तुल्य, दोनों का मिला के। तो बच्चों इसका सबसे लास्ट का सिरा अगर मैं A रखूं और सबसे अंतिम सिरा क्या रखूं C, तो मैं कह सकता हूँ मुझे बिंदु A और बिंदु C के बीच का विभवांतर चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं। और जिनका तुल्य प्रतिरोध है बच्चों उसे क्या बोल सकते हैं, R तुल्य, ये भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो बच्चों हमारे पास एक तरह से फिगर फर्स्ट हो गई और एक फिगर सेकंड हो गई। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों का संयोजन मिला के जो हमें जो तुल्य प्राप्त हुआ, जो एक सेल प्राप्त हुआ, वो सेल हमें ये इस प्रकार प्राप्त हो गई। अब बच्चों कैसे करें, तो आपको मैं बताता हूँ, हम एक एक करके काम करेंगे। सबसे पहले हम A और B का विभवांतर देखेंगे। तो बिंदु A हम कहेंगे A व B के बीच विभवांतर, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई ना कोई धारा तो जारी होगी। आप देखें कि अगर सेल के दोनों धनात्मक एक ही तरफ है और ऋणात्मक से एक ही तरफ है, यहाँ पे धारा में I मान लूं जो निकलेगी और जो एंटर होगी कितनी होगी, I होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी मान सकते हो धारा I जितनी निकलेगी और धारा I उतनी एंटर हो जाएगी। तो बच्चों VA माइनस V, अब हम अगर देखें तो VA माइनस VB ये कितना होगा स्टूडेंट। तो आप अगर देखें तो मैं कितना कह सकता हूँ, ये कितना होगा, तो मैं कह सकता हूँ बच्चों जो सेल का विद्युत भाग बल होगा, आपको पता है हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा, V E माइनस IR, ये सेल का टर्मिनल विभवांतर है। तो बच्चों कितना विभवांतर बाहर देगा, क्योंकि धारा हम प्रवाहित होते हुए मान रहे हैं, तो हम कहेंगे जो E1 है पहले सेल का, क्योंकि A और B के बीच E1 जुड़ा है, माइनस जो धारा I है इनटू R1। तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर मैं B व C के लिए बीच निकालूं, B व C के बीच, तो बच्चों वो कितना हो जाएगा, VB माइनस VC, और उसे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, E2 माइनस IR2, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब बच्चों मुझे फाइनली क्या चाहिए, मुझे तो A और C के बीच चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ A और C के बीच विभवांतर, A व C के बीच विभवांतर। तो बच्चों A व C के बीच विभवांतर को क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है VA माइनस VC। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों VA माइनस VC हमें निकालना है, हमारे पास टर्म क्या है, VA माइनस VB और VB माइनस VC। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, VA माइनस VC में अगर आप देखें VB ऐड कर दूं और VB माइनस कर दूं, ये तो मैथ्स के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो बच्चों में क्या प्राप्त होता है, हम देखें हमें प्राप्त होगा VA माइनस VC बराबर VA। बच्चों एक माइनस के VB अगर मैं इसके साथ रख दूं प्लस, और ये वाला जो VB है बच्चों ये इसके साथ रख के माइनस VC रख दूं, ये माइनस VC, तो हमें इस प्रकार समीकरण प्राप्त होगी स्टूडेंट। तो हमें समीकरण प्राप्त हुई, अब इसमें इसका मान रखेंगे हम आराम से और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आराम से देखेंगे हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। हम कर सकते हैं VA माइनस VC बराबर, तो बच्चों VA माइनस VB कितना है, पहली इक्वेशन VA माइनस VB है बच्चों E1 माइनस IR1। ठीक है बच्चों, फिर ये प्लस आ रहा है बेटा, और फिर VB माइनस VC कितना है बच्चों, E2 माइनस IR2। ठीक है बेटा, अब बच्चों थोड़ी देर के लिए गौर करें अगर, तो VA माइनस VC बराबर, बच्चों अगर आप थोड़ी देर के लिए आप गौर करें तो ये E1 होगा और ये E2 होगा, इन दोनों को हम एक साथ लिख लें, E1 प्लस E2। और बच्चों ये माइनस माइनस कॉमन ले लें क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं, तो माइनस I कॉमन ले लें तो कितना होगा, R1 प्लस R2। इस बच्चों में इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए A मान लेता हूँ, ये इक्वेशन हमारे पास हो गई A। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों थोड़ी देर गौर करने की वाली बात है कि ये VA माइनस VC था क्या। VA माइनस VC फाइनली अगर हम देखें कि दोनों सेल से जो हमें तुल्य प्रतिरोध मिला था उसके सिरों का विभवांतर है, तो हम कह सकते हैं A और C जो है तुल्य जो सेल बना
उनका जो बीच का विभवांतर वो है। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम बोले जो हमारे पास चित्र है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं बच्चों इस तरीके से, इसमें थोड़ा सा हम गौर करें तो हम कह सकते हैं चित्र 2 से तो बच्चों जो 2 वाला चित्र है हमारा, उसमें आप थोड़ा सा गौर करके अगर देखें तो मैं कह सकता हूं जो VA माइनस VC है, VA माइनस VC, तो बच्चों कितना है वो, जो हमारा तुल्य विद्युत वाहक बल आएगा ये होगा। धारा तो बच्चों आई जा रही है, और जो तुल्य हमारा आंतरिक प्रतिरोध है इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों आर तुल्य हमारा इस प्रकार हमें मिल सकता है, इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा सा सही करके, तो ये हमारे पास आर तुल्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों ये हमारे पास अगर इक्वेशन बी मान लें थोड़ी देर के लिए, तो हमें क्या प्राप्त हो, अब थोड़ी देर के लिए गौर करके देखो बच्चों, अगर मैं ए और बी की तुलना कर दूं बच्चों, अगर मैं सीधा सीधा लिखूं कि ए और बी की तुलना करने पर तो क्या प्राप्त होता है बच्चों मुझे, मैं कहता हूं समीकरण ए व बी की तुलना करने पर तो बच्चों मुझे प्राप्त होता है यहाँ पे एल जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड है दोनों की सेम है, तो यहाँ पे ई तुल्य किसके बराबर होगा बच्चों, तो मैं कह सकता हूं जो ई तुल्य होगा बच्चों, ई तुल्य बच्चों वो बराबर हुआ E1 प्लस E2 के, ये आप देख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आर तुल्य किसके बराबर होगा, तो बच्चों आर तुल्य जो बराबर होगा वो होगा R1 प्लस R2 के। तो बच्चों एक बड़ी हमें खास बात समझ में आती है कि जब दो सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो बच्चों, और उनका जुड़ने का तरीका बच्चों मैं आपको फिर बता दूं, एक का ऋणात्मक सिरा दूसरे के धनात्मक से जुड़ा हो, जो हमारे चित्र आपको देखा वही था। तो बच्चों दोनों के विद्युत वाहक बल भी जुड़ जाते हैं, दोनों के आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो बच्चों ये बहुत पूछा जाएगा, सर्किट में भी हमें काम आएगा। अब हम देखते हैं बच्चों अलग अलग केस में इन पे धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हमें धारा का प्रभाव भी देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों अगर हम धारा का प्रभाव देखना चाहते हैं कि धारा पे क्या इफेक्ट आएगा, तो हम एक काम करते हैं, अभी हमने 2 सेल लिए थे, सूत्र हमारे पास आ चुका है। अब हम मान के चल लेते हैं कि हमने बहुत सारे सेल लगाए हुए हैं, बहुत सारे इस प्रकार, और ये हमारे पास इस तरीके से n सेल हो गए, तो ये प्लस और ये माइनस हो गए। और मैं आपको बता दूं बच्चों ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो इसमें बहुत जरूरी है बच्चों कौन किससे जुड़ा है, तो इसका ऋणात्मक इसके धनात्मक से, इसका ऋणात्मक इसके धनात्मक से, इसका ऋणात्मक इसके धनात्मक से, और इसका ऋणात्मक इसके धनात्मक से। ठीक है बच्चों, इसको हम एक साथ जोड़ देते हैं, इस प्रकार से जुड़ गया, और बच्चे फाइनली एक टर्म इस तरीके से हमारे पास आ गई है, ए और बी आ गई है। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर सबका हम बात कर लेंगे, ये सपोज ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, और ये भी ई है, हम मान लेते हैं बच्चों कि सारे सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो समान है थोड़ी देर के लिए, जिससे अगर हमें धारा का प्रभाव पड़ना है तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, और बच्चों अगर सबका आंतरिक प्रतिरोध भी समान हो इस प्रकार से, और यहाँ तक n जुड़े हैं, ये n है, n सेल है, इसका विद्युत वाहक बल भी E है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध बच्चों कितना है R। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी देर के लिए गौर करें बच्चों, अगर इतने सारे सेल n सेल हम जोड़ दें श्रेणी क्रम में, इतने सारे सेल श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, तो अभी हमने देखा बच्चों सबका जितना E तुल्य है बच्चों, E तुल्य, तो वो सबका ऐड हो जाएगा, ये तो आपने देखा। तो हम कह सकते हैं जो E होगा प्लस E होगा प्लस E होगा, और लास्ट में जाके n तक जुड़ेगा, तो बच्चों में कितना मिलेगा, हम कह सकते हैं हमें n इंटू ई मिलेगा। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 कब तक मिलेगा, n ई तक। तो ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास समीकरण 1 आ सकती है बच्चों, ये अगर n तक हम जोड़ा जाए। तो बच्चों अगर हम बात करें कि थोड़ी देर के लिए अगर ये हमारे पास हो गया तुल्य विद्युत वाहक बल, तो बच्चों R तुल्य कितना होगा हमारे पास, तो R तुल्य बच्चों हमारे पास होगा 1R 2R और 3R, और लास्ट में जाके हमारे पास जो एक nR तक बचेगा, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, अगर ये n तक जुड़ते रहेंगे तो 1R 2R 3R और n तक, तो बच्चों हम इसे कह सकते हैं nR। ये भी आपको समझ में आती है। तो इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर मैं धारा का प्रभाव देखूँ कि इसमें जब धारा जाएगी तो वो धारा चूंकि जितनी धनात्मक से निकलेगी उतनी ऋणात्मक में एंटर होगी, ये भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों आपको पता ही है, इसमें थोड़ी देर के लिए हम बताएं, अगर इसमें हमने कोई आंतरिक प्रतिरोध भी जोड़ा हुआ हो, अगर इसमें आंतरिक प्रतिरोध हम जोड़ लें, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें कि मैंने इसे एक आंतरिक प्रतिरोध से जोड़ दिया इस प्रकार, तो बच्चों ये आर हो जाएगा, धारा यहाँ से निकलेगी आई, और यहाँ से इस प्रकार आएगी, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों अब थोड़ी देर के लिए गौर करना बहुत ध्यान से
कि इसमें जो धारा का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, तो धारा का फॉर्मूला होगा बच्चों जितना टोटल विद्युत वाहक बल है NE और जितना टोटल तुल्य प्रतिरोध है आंतरिक प्रतिरोध NR प्लस कैपिटल R। ठीक है बच्चों, इसे हम इक्वेशन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं C इक्वेशन। तो अब बच्चों हम एक एक तरीके से बात करेंगे। यदि R का मान स्मॉल r से बहुत बड़ा हो तो अगर हम यहाँ पे बच्चों एक कंडीशन ले लें कि R ग्रेटर देन स्मॉल r जो है कैपिटल R से बहुत बड़ा है, तो अगर बहुत बड़ा है तो उसमें n की मल्टीप्लाई करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं R आल्सो ग्रेटर देन NR। तो अगर n सेल भी जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो हम बच्चों NR को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। NR नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, ठीक है बच्चों। तो अगर हम NR को नगण्य मान लें तो हमें क्या मिलेगा, NE/R। तो बच्चों ये कितना हो गया, इसे हम कह सकते हैं I बराबर N और E/R। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं इसमें जितनी हमें धारा एक सेल से मिलती है, क्योंकि ये क्या है बच्चों E विद्युत वाहक बल अपॉन R, तो ये करंट दे रहा है और N से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जितनी हम सेल से सेल जोड़ते जाएंगे उतनी धारा हमारी प्रबल हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं। तो अगर बच्चों R हमारा ज्यादा है तो श्रेणी क्रम में धारा जितने सेल जोड़ेंगे उसके उतने गुना हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो इस इक्वेशन में इक्वेशन डी मान ले बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन प्राप्त हो गई आपको। अब बच्चों इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे हम। तो बच्चों दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, दूसरे पार्ट में हो सकता है बच्चों अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाए, हालांकि शुरुआत में तो नहीं हो सकता, लेकिन सेल को आप यूज करते जा रहे हो और सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाए बाह्य प्रतिरोध से, तो आप क्या करोगे। तो अगर बच्चों हम दूसरे उसमें मान लें कि NR जो है ग्रेटर देन R से, यहाँ हम R मान लें कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना बढ़ गया जो बाह्य प्रतिरोध से ज्यादा है, तो NR तो और भी ज्यादा हो जाएगा बच्चों R से। तो हम इस बार R को नगण्य मान लेंगे, R को नगण्य मानने पर, नगण्य, ठीक है स्टूडेंट। तो जब R को नगण्य मान लिया तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, तो हम कह सकते हैं समीकरण 3 को अगर हम देखें, समीकरण C से, तो बच्चों समीकरण C से अगर हम देखें तो हमें क्या प्राप्त होता है, I बराबर NE। तो बच्चों कैपिटल R नगण्य हो गया, NR, N से N कट गया, I इज टू E/R। तो हम कह सकते हैं बच्चों लगभग हमें उतनी धारा प्राप्त होगी जितनी हमें एक सेल से प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं अगर समीकरण E मान लें इसे, या समीकरण E नहीं F मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारा विद्युत वाहक बल है। तो बच्चों अगर हम बहुत सारे सेल भी लगाएं तो हमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। यदि ऐसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जो हमने लगा रखे हैं, तो इतने सारे सेल लगाने पे भी धारा हमें एक सेल की जितनी मिलेगी, तो हमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। तो आप समझ चुके हैं बच्चों की धारा कब किसमें किस प्रकार से बढ़ती है और किसमें हमें फायदा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें जो हमारी समीकरण डी आई थी इसमें हमें ज्यादा फायदा है श्रेणी क्रम में, तो हमारा कैपिटल R ज्यादा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों ये श्रेणी क्रम का सिर्फ एक ही रूप है, श्रेणी क्रम का जो दूसरा रूप है वो भी बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। तो ये एक रूप हमारा प्राप्त हो गया, मैं मान के अंदर बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा रूप देखते हैं बच्चों, दूसरा श्रेणी क्रम में हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब जो दूसरा रूप हमारा है वो बड़ा ध्यान से देखना बच्चों, श्रेणी क्रम का रूप चल रहा है बच्चों, ध्यान रखना श्रेणी क्रम में एक दूसरा तरीका भी होता है जोड़ने का। तो वो किस तरीके से बच्चों, श्रेणी क्रम का दूसरा तरीका। तो बच्चों श्रेणी क्रम का दूसरा तरीका है कि अगर ये सेल है और इसका एक धनात्मक और ऋणात्मक सिरा है, और बच्चों दूसरे सेल का भी ऋणात्मक सिरा इससे जोड़ दें हम लोग। अब आप देखो कितना फर्क आ गया कि दूसरा जो सेल है उसका ऋणात्मक सिरा पहले वाले के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा। बच्चों ये समय बहुत ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें हमें ऐसे परिपथ मिलते हैं जिसमें सेल इस प्रकार से जुड़े हो। तो बच्चों इसमें सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, इसमें सेल का विद्युत वाहक बल E2 है, इसमें प्रतिरोध R1, इसमें प्रतिरोध R2। इसी तरीके से मान लिया बच्चों, बिंदु हम उसी प्रकार से मान रहे हैं, जो धनात्मक सिरा E1 का वो A से जुड़ा है, ऋणात्मक सिरा B से जुड़ा है और इसका धनात्मक सिरा C से जुड़ा है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास बच्चों ये क्रम हो गया, ये हमने एक श्रेणी क्रम, ये भी एक श्रेणी क्रम है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों इसमें मैं फिर आपको बता दूं, अगर इसमें हम मान के चलें कि हमें जो प्राप्त होता है सेल वही प्राप्त होता है, दोनों के मिलाकर जो हमें सेल प्राप्त हुआ बच्चों, ये प्राप्त हुआ जिसे हम E तुल्य कह सकते हैं। तो हमें देखना है वो E तुल्य किस प्रकार होगा, धनात्मक ऋणात्मक। तो जो भी सेल हमें प्राप्त होगा बच्चों, मुझे नहीं पता किस तरीके का होगा, लेकिन उसका पहला सिरा A होगा, लास्ट वाला कौन सा होगा, C होगा। ये भी मैं जानता हूं कि जो धारा होगी बच्चों वो आई जाएगी इस प्रकार, और ऋणात्मक सिरे में आई चली जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों। और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, R तुल्य। तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होगा बच्चों, ये इस प्रकार से तुल्य सेल प्राप्त होगा हमें, ऐसे वाला। ये आप समझ सकते हैं, ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये कह के चलूंगा कि आप बहुत ध्यान से समझे बच्चों। तो बच्चों इसमें अगर फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें
तो पहले सेल पे हम पहले की तरह अगर हम विद्युत वाहक बल निकाल लें VA माइनस VB, अब मैं ज्यादा तो नहीं लिख रहा क्योंकि आप समझ चुके हैं। तो बच्चों इसमें देखें पहला सिरा तो धनात्मक से है VA और B ऋणात्मक से, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं जो V होगा जो हमारा सेल का विद्युत वाहक बल होगा तो वो कितना आएगा बच्चों E1 माइनस I और R1 आ जाएगा सीधा सीधा। बच्चों फॉर्मूला तो वही यूज हो रहा है, आपको पता है जो E इज इक्वल्स टू E बराबर V सॉरी V इज इक्वल्स टू E माइनस I V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों बात ये आती है अगर हम इसको समीकरण एक मान ले बेटा, अब बच्चों बी इक्वेशन में अगर हम देखें कि BC निकाले तो यहाँ पे गौर से देखना बच्चों, मुझे VB माइनस BC चाहिए, लेकिन बच्चों B वाला सिरा चूंकि सेल E1 का काम खत्म हो गया बेटा, अब जो B वाला सिरा है वो दूसरे सेल के ऋणात्मक से जुड़ा है, तो अगर हम ये देखें तो बच्चों सेल का जो विद्युत वाहक बल आएगा बच्चों वो ऋणात्मक आएगा, उसे हम ऋणात्मक कहेंगे माइनस का E1, और माइनस आता ही आता है आप देख सकते हैं, फिर I आएगी क्योंकि I तो सेम मानी हमने, यहाँ पे जो I जा रही है वो इस प्रकार से है। ठीक है बच्चों, अब जो C वाला है वो धनात्मक से जुड़ा है तो ये माइनस आ गया, और यहाँ पे क्योंकि धनात्मक से है तो प्लस का IR2 आ गया। ठीक है बच्चों, लेकिन माइनस बाहर है तो फिर माइनस ही आ जाएगा। तो अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए VA माइनस VC, तो पहले की तरह क्या कर दें VA माइनस VC और इसमें VB ऐड कर दें और VB माइनस कर दें बच्चों इस तरीके से। तो बच्चों अगर हम इस प्रकार से लिख दें VA और एक VB तो साथ में लिख दें इस प्रकार, और दूसरा इस प्रकार लिख दें VB माइनस VC, तो गौर से अगर आप देखें तो आपको क्या प्राप्त होगा बेटा, आपको प्राप्त होगा अगर हम दोनों को जोड़ें ये वाली वैल्यू जब हम रखेंगे VA माइनस VC तो बच्चों आएगा E1 माइनस IR1, और जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा माइनस के IR1 माइनस के IR2। तो बच्चों बड़ी एक कमाल की बात पता चलती है, अगर आप देखें तो E1 माइनस, अगर हम ये देखें ये यहाँ पे तो E2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास E1 माइनस का E2 इस प्रकार, क्योंकि ये हमारे पास VB माइनस VC E2 है बेटा, इसे सही कर देंगे E1 माइनस E2 और माइनस के IR1 और माइनस के IR2, तो ये आ गया बच्चों E1 माइनस के E2 और ये माइनस का I कॉमन ले ले तो R1 प्लस R2 आ गया बेटा, ये आप देखो। तो इक्वेशन कौन सी हुई बच्चों, इसे E मान ले। थोड़ी देर के लिए गौर करना बच्चों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब थोड़ी देर के लिए गौर करना, ठीक है। तो बच्चों अब गौर से अगर हम देखें जो हमें तुल्य सेल मिल रहा था इन दोनों को मिला के समीकरण जो हमारी फिगर 2 है, तो बच्चों उसमें अगर हम E तुल्य देखें तो बच्चों इस पे जो विभवांतर है, इसका जो टर्मिनल विभवांतर है A और C के बीच, तो हम कहें अगर जो हमारे पास चित्र है बेटा, तो वो जो चित्र है हमारे पास, हम कहें चित्र 2 से, तो बच्चों चित्र 2 में हमारे पास क्या है, गौर से देखें जरा, हमारे पास होगा अगर हम मान के चलें कि VA माइनस VC, VA माइनस VC, तो ये बराबर कितना आएगा बच्चों E तुल्य माइनस I R तुल्य। ठीक है बेटा, अब गौर से बेटा देखो, अगर हम समीकरण को ले लें E और ये हमारा हो गया F इक्वेशन, तो बच्चों थोड़ी देर के लिए समीकरण F और E की तुलना करें, समीकरण E व F की तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो जब तुलना करेंगे बच्चों E तुल्य किसके बराबर होगा, गौर से देखना बेटा, E तुल्य तो आ जाएगा E1 माइनस E2, आप देखो E1 माइनस E2, और बच्चों R तुल्य की अगर तुलना करें तो, R तुल्य की अगर तुलना करें तो कितना आएगा स्टूडेंट, आप गौर से अगर देखें बच्चों तो ये हमारे पास आएगा R1 प्लस R2। तो बच्चों कितनी इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली, आप गौर से देखना बच्चों, जब दो सेलों के ऋणात्मक सिरे एक साथ जुड़ते हैं बच्चों, तो जो उनका विद्युत वाहक बल है बच्चों तुल्य, वो दोनों का एक सेल का विद्युत वाहक बल दूसरे में से घट जाता है, लेकिन उनका आंतरिक प्रतिरोध बच्चों अभी भी जुड़ता है। अब बच्चों बात आती है कि कौन सा सेल का जुड़ेगा कौन सा घटेगा, तो मैं आपको बता दूं जो बड़ा सेल होगा, अगर E1 ग्रेटर देन E2, यहाँ पे देखना बच्चों E1 ग्रेटर देन E2, तो इस सेल में से इसका घटेगा, अगर E2 ग्रेटर देन E1 होगा तो बच्चों E2 में से E1 का घटेगा। मैं आपको इस पे सवाल करवाऊंगा, आपको ध्यान रखना है, अगर ये सेल, ध्यान से समझना, अगर ये सेल का विद्युत वाहक 8 हो और इसका 4 हो, तो बच्चों जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा ना, मैं आपको बताऊं तुल्य विद्युत वाहक बल तुल्य, तो बच्चों तुल्य होगा +4 वोल्ट, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। 8 में से 4 प्लस का आएगा, तो जो बड़ा होगा उसमें से कम हो जाएगा, लेकिन बच्चों आंतरिक प्रतिरोध वही रहेगा। तो बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अभी आप जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत आपको मिलेगा,
तो इसे बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, रटना नहीं है। और बच्चों बात आती है एक और हमारे पास क्रम है और वो है समांतर क्रम। उसका आप ये मान के चलो बच्चों डेरिवेशन ही ज़्यादा आता है, समीकरण हमें बहुत कम ऐसा होगा जो उसे यूज़ करना पड़ेगा। तो उसे एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा काफ़ी हद तक जो आप मैं मान के चलता हूँ कि आपका सिलेबस करंट इलेक्ट्रिसिटी का कवर हो जाएगा, कुछ ही टॉपिक रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों समांतर क्रम का जो हम बताना चाह रहे थे, समांतर क्रम के हमने प्रतिरोध तो कर ही चुके हैं, हम सेल को देख लेते हैं। तो बच्चों मैं दो सेल आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास दो सेल हैं इस प्रकार, जिसका एक का विद्युत वाहक बल E है बच्चों, और इसका जो प्रतिरोध है वो मैं R1 दिखा देता हूँ इस प्रकार। इसी प्रकार बच्चों दूसरा सेल ले लेते हैं जिसका जो विद्युत वाहक बल है E2 है और जो उसका आंतरिक प्रतिरोध है वो है R2। अब बच्चों ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो किस प्रकार जुड़े होंगे इस पर बात करते हैं हम लोग इस प्रकार। तो बच्चों ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस और इसका ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूँ कि ये दोनों क्योंकि समांतर क्रम में जानते हैं कि दोनों एक ही बिंदु से जुड़े होंगे इस प्रकार। इसका नाम मैं B1 रख देता हूँ और यहाँ पे भी ये दोनों कंबाइन जुड़े होंगे और इसका नाम मैं B2 रख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से बच्चों जब सर्किट जाएगा तो ये A हो गया और यहाँ से जब सर्किट जाएगा तो ये आपका कितना हो गया C हो गया, और इसको हम फाइनली किससे जोड़ देते हैं, प्रतिरोध से। तो ये हमारा इस प्रकार से कोई प्रतिरोध बन रहा होगा। तो बच्चों हमें देखना है कि अगर ये समांतर क्रम में है तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध विद्युत वाहक बल है वो क्या होगा और जो इनका आंतरिक प्रतिरोध है वो भी क्या होगा। तो बच्चों इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक सेल है वो अपनी धारा I1 भेजेगा, जो दूसरा सेल है वो अपनी धारा I2 भेजेगा, यहाँ पे जाके दोनों कंबाइंड हो जाएंगी और टोटल धारा कितनी निकलेगी परिपथ में I। तो बच्चों यहाँ से I धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार से। और बच्चों एक बात नोट करने में आपको बता दूं, जो सेल जितनी धारा निकालता है उतनी ही धारा उस सेल में वापस जाती है। तो यहाँ से जब जाएगी वापस तो I1 उसके ऋणात्मक सिरे में जाएगी और I2 धनात्मक सिरे में। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि जो I है वो I1 प्लस I2 होगी, ये बात तो क्लियर है। अब बच्चों दूसरी बात मैं आपको बता दूं, B1 B2 पे दोनों सेल समांतर क्रम में जुड़े और समांतर क्रम में विभव समान होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं B1 व B2 सिरों का दोनों सेलों सिरों पर कह सकते हैं बच्चों, बल्कि सिरों पर विभवांतर समान होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको बात नोट करने वाली, V1 में B2 के सिरों पर विभवांतर समान होगा, क्योंकि दोनों समांतर है। जितना विभव ये V1 B2 पे देगा उतना ही विभव ये भी V1 B2 पर देगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इससे आगे चलने की बात करते हैं। तो आगे चलने की बात करते हैं तो बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास एक ही, अगर आप गौर करें फॉर्मूला है हमारे पास V = E - IR। इस समीकरण को याद रखो। तो सबसे पहले बच्चों पहले सेल के लिए अगर बात करें, E1 सेल के लिए, तो बच्चों E1 सेल के लिए अगर बात करें तो क्या मिलेगा हमें, हम कह सकते हैं बच्चों VB1 - VB2 यानी B1 और B2 जिसे हम सिंपल V बोल सकते हैं। तो वो होगा E1 माइनस ये धारा दे रहा I1 और जिसका प्रतिरोध होगा R1। ठीक है बच्चों। यहाँ से बच्चों हमें I1 चाहिए, तो बेसिकली हमारे पास I1 हो जाएगा कितना, I1 बराबर, तो ये E1 इसके पास जाएगा तो VI1 ये माइनस इधर जाएगा तो ये बल्कि ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 - V/R1। इक्वेशन फर्स्ट देख लो आप, ये इधर जाएगा V इधर जाएगा, तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा ये इक्वेशन। तो अब बच्चों बात ये आती है, अब दूसरा अगर सेल के लिए हम निकालें B के लिए, E2 सेल के लिए, तो बच्चों उसके लिए भी हम क्या निकालते हैं, VV और VB2, VB1 - VB2 यानी इस सेल का B1 - B2, उसे भी हम V बोल सकते हैं बच्चों। बराबर किसको होगा, अब दूसरा सेल आएगा उसकी धारा I2 है, उसका प्रतिरोध R2 है, तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम I2 की बात करें तो बच्चों I2 हो जाएगी, जब ये इधर जाएगा तो E2 - V/R2। ठीक है बच्चों, दोनों इक्वेशन इस प्रकार से आ गई। अब इसके आगे का क्रम अभी देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आराम से करेंगे इसको। तो बच्चों आराम से आप अगर देखना चाहें तो हमारे पास I1 I2 की वैल्यू आ गई है। I1 जो है सेल E1 अपनी धारा भेज रहा था, I2 अपनी दूसरा सेल भेज रहा था। तो बच्चों अगर हम समीकरण 1 में या इसका समीकरण A मान लेते हैं, इसमें हम मान रखते हैं बच्चों, तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, E1/R1 माइनस का V इस प्रकार, और बच्चों I2 की वैल्यू कितनी है, E2 इस प्रकार माइनस का V/R2 इस प्रकार देख सकते हैं। बच्चों हम इसको वही रूप लाएंगे जो हमारा ये वाला रूप है, अगर आप गौर से देखें B = E - I1। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ बच्चों, गौर से देखना, I बराबर, मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से E1/R1 अलग कर रहा हूँ तो -V/R1 अलग हो जाएगा।
यहाँ से मैं E2 अलग कर रहा हूँ बच्चों R2, तो यहाँ से माइनस V अपॉन R2 अलग हो जाएगा, क्योंकि मुझे समीकरण वही बनानी है। तो यहाँ गौर से देखें तो बच्चों इसको हम जोड़ेंगे दोनों को, इन समीकरण को तो एक साथ रख लेते हैं बेटा। तो ये हो गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये तो आप देख सकते हैं बच्चों, माइनस का V तो कॉमन आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो माइनस के भी कॉमन आ गया, तो हम सीधा सीधा कितना कर सकते हैं इसे, हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इस प्रकार। तो बच्चों गौर से देखो, अगर मैं V को इधर ले आऊं, तो मैं अगर V को इधर ले आऊं तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, आप गौर से अगर देखना चाहें तो हम इसको ये हमारे पास E1 अपॉन R2 इस प्रकार से हो गया। अब बच्चों मैं क्या करना चाहता हूँ, V इज इक्वल टू हमें चाहिए E माइनस आई आर। तो V माइनस की जो कॉमन वाली टर्म है ये इस प्रकार ले आता हूँ मैं, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है बच्चों। और बच्चों I इधर ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये आ गया बच्चों इस तरह से, और माइनस का I, क्योंकि माइनस इधर आ गया। अब बच्चों गौर से देखना थोड़ी देर, अगर मैं V और इसकी मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में कर दूं, तो बच्चों ये R1 प्लस R2 जब ऊपर आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास। आप गौर से देखना बच्चों, अगर मैं R1 प्लस R2 इस वाली टर्म में लिख दूं और R1 प्लस R2 इस वाली टर्म में भी लिख दूं तो कितना आएगा। अच्छा बच्चों एक चीज और, माइनस भी हमने कॉमन लिया है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ये इस तरीके से आना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर हम इसे ले लें तो ये आएगा माइनस V कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ये इस प्रकार से आना चाहिए। तो इसे भी हम थोड़ा ऐसे लिख लें, V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों V हमें चाहिए, तो हमने क्या लिखा, E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2 E2 अपॉन R2, और बच्चों नीचे कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस I, तो ये नीचे जाएगा इस तरीके से, तो I अपॉन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इस प्रकार से आ जाएगा बच्चों। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत खास तरीके से। तो स्टूडेंट थोड़ा सा इसे सही करके लिख लें। इसे अगर आप देखें तो बच्चों मैं अगर यहाँ पे ऊपर वाली टर्म की, बड़ा ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इस वाली टर्म का एलसीएम ले लूं तो क्या होगा, तो बच्चों ये आ जाएगा E1, जो मेरे पास ये E1 था, तो R2 इसके पास आ जाएगा, प्लस E2 जो है बेटा R1 इसके पास आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, R1 R2। तो बच्चों मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि अब आप एलसीएम लेंगे तो ये है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको इसमें बहुत खोल के दिखाऊं। और नीचे वाली टर्म का जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, इसका भी ये आएगा, तो बच्चों ये तो कट जाएगा इससे। और बच्चों इस साइड में जो वैल्यू आ रही है उसको हम थोड़ा ऐसे करके लिख लें, माइनस का I, और यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आ रही है अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ रहा है IR। तो अगर ये हमारे पास इस तरीके से है तो हम ये लिख लेते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमें समीकरण जो भी मिली बच्चों इसका नाम रख लेते हैं, जो भी हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। इस प्रकार से फाइनल इक्वेशन जो बच्चों हमारे पास आई वो हम मान लेते हैं V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1, और ये R1 प्लस R2 इस प्रकार से माइनस का। और बच्चों अगर हम एक चीज और चेक कर लें कि हमने कहीं गलती तो ऐसी कुछ नहीं करी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितना आ गया, I आ गया अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इस प्रकार से, इसे इक्वेशन हम 4 मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास से काफी हद तक इक्वेशन जो आ चुकी है उसे हम देख लेते हैं। अब बच्चों अगर हम इसकी तुलना करें, यानी अगर हम ये माने कि जो हमारे पास V है, जो तुल्य विभवांतर है V1 V2 का, V1 माइनस V2 बराबर जिसे हम V कह रहे हैं, तो उसका हम E तुल्य मान लें थोड़ी देर के लिए, E तुल्य माइनस IR तुल्य इस प्रकार। तो बच्चों अगर मैं आप देखें तो हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए इसे देखें। तो इसको अगर बच्चों हम उसी तरीके से देखें करके, तो हम देखेंगे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। आप गौर से देखो बच्चों, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों E तुल्य कितना होगा अगर हम कंपेयर करें, तो बच्चों E तुल्य की अगर हम कंपेयर करें तो E तुल्य बराबर होगा E1 R2 ये इस प्रकार से, और बेटा ये आ जाएगा प्लस का E2 R1 ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं। अपॉन में क्या आएगा बेटा R1 प्लस R2, ये इक्वेशन हमें इस प्रकार से मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। और बच्चों अगर हम उसकी तुलना करके देखेंगे R तुल्य कितना आएगा हमारे पास, तो R तुल्य हमारे पास आएगा बच्चों 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2,
तो ये कितना हो सकता है बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं अगर आप देखें तो 1/r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2, तो ये ऊपर चला जाएगा, हम कह सकते हैं r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों। तो फाइनली हमें क्या मिला बच्चों, जो r तुल्य होगा, r तुल्य वो होगा बच्चों r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा था, जो डेरिवेशन है जो आपको करना है, लेकिन इससे बड़ी खास बात पता चलेगी जब इसमें हम धारा का प्रभाव निकालेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जब ई तुल्य निकलता है बच्चों, तो समांतर सेल है, जो सेल समांतर लगते हैं, तो एक का विद्युत भाग बल, दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध, दूसरे का विद्युत भाग बल, पहले का आंतरिक प्रतिरोध और दोनों के आंतरिक प्रतिरोध का जोड़। तो बच्चों तुल्य प्रतिरोध निकलता है वो क्या निकलता है, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। ठीक है बच्चों, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इससे हम धारा का प्रभाव देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों धारा प्रवाह का, जो धारा किस प्रकार से प्रभावित होगी सेलों के समांतर क्रम में, तो बच्चों उसके लिए मैं एक काम करता हूं, हमने 2 सेल माने थे, अब हम क्या करते हैं ऐसे मान लेते हैं कि बहुत सारे एक प्रकार के सेल, इस प्रकार से बहुत सारे सेल हैं और इस प्रकार से हम ले लेते हैं ये, और फिर एक सेल और ले लेते हैं और एक सेल लास्ट वाला बच्चों n मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, n सेल, इस प्रकार से कि बहुत सारे सेल है, ये n हो गया, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बहुत सारे सेल आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर हम गौर से करें तो इसमें हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 2 सेल को लेके करते हैं। चलिए सबसे पहले 2 सेल को ले लेते हैं, लेकिन दोनों सेल का विद्युत दाब बल बच्चों समान मान लेते हैं। तो दोनों सेल का विद्युत दाब बल अगर समान है तो क्या होगा, इस बात पे हम थोड़ा गौर करते हैं। V1 और यहाँ पे जो ये जुड़ेगा ये कितना हो जाएगा, V2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और बच्चों अगर आप देखें कि ये जो भी समीकरण में प्राप्त होगी, इसमें यहाँ पे धारा आई जाएगी, ये I1 देगा, ये I2 देगा, ये I1 और ये I2। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों गौर से अगर एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दूं R से, तो बच्चों अभी हमें क्या फॉर्मूला मिला था ई तुल्य का, थोड़ी देर गौर से देखना बच्चों। अगर हमने दो समान सेल बच्चों, समान का मतलब ये है कि E1 बराबर E2 बराबर E, दोनों का विद्युत भाग बल सेम है, R1 बराबर R2 बराबर N, दोनों का आंतरिक प्रतिरोध भी सेम है। तो E तुल्य बच्चों हमने देखा था क्या आया था, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये देखा था। और बच्चों तुल्य प्रतिरोध आया था, जो तुल्य प्रतिरोध था वो क्या था हमारा, आपने देखा था तुल्य प्रतिरोध वो था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बच्चों अगर हम देखें तो हमें कितना तुल्य विद्युत भाग बल मिलेगा, थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें तो बच्चों E1 E है, R1 R है, E1 E है, R1 R2 R है। बच्चों ये R प्लस R हो जाएगा, तो बच्चों कितना हो गया 2ER अपॉन 2R। तो बच्चों अगर आप देखें तो क्या मिला इससे हमें, आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, हमें E मिला। इसका मतलब बच्चों साफ बात दिख रही है, अगर 2 समान सेल समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका जो विद्युत भाग बल तुल्य होता है बच्चों वो उतना ही होता है जितना किसी एक सेल का। और बच्चों तुल्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध देख लें, तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध मतलब R1R और ये हो गया 2R। तो बच्चे हो गया R² अपॉन 2R, एक R से R गया तो R/2। तो साफ पता चल रहा है बच्चों की उन दोनों सेल का आंतरिक प्रतिरोध आधा हो जाएगा, जो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा उसका आधा हो जाएगा। 2 सेल से हमें पता चला बच्चों, क्लियर हो रही है सारी बात। अगर बच्चों n सेल समांतर क्रम में जुड़े हो, n सेल समांतर क्रम में जुड़े हो, समांतर क्रम में, तो बच्चों अब तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं, जो ई तुल्य होगा बच्चों, ई तुल्य वो हमें ई ही मिलेगा अगर समान सेल है, n सेल समांतर क्रम में। और समान n सेल, ये भी हम लिख देते हैं समान n सेल, जितने भी सेल है उनका सबका विद्युत भाग बल सेम है। तो बच्चों 2 का 4 का 10 का सबका सेम आएगा, तो विद्युत भाग बल जो तुल्य होगा वो इतने मिलेगा। तो बच्चों अगर हमने 2 सेल जोड़े थे तो आधा हुआ था, अगर हम n सेल जोड़ दें तो उनका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, तब उनका R तुल्य होगा बच्चों, जो हम कह सकते हैं होगा R/N। साफ समझ में आता है इस बात से। इस इक्वेशन को बच्चों हम A मान लेते हैं और इस इक्वेशन को हम थोड़ी देर के लिए B मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बच्चों इससे निकालेंगे धारा का प्रभाव। ठीक है, तो बच्चों धारा प्रभाव के लिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टोटल I लेनी है हमें। और बच्चों जो तुल्य प्रतिरोध है 2 सेल या n सेल का मिलाकर वो कितना मिल रहा है, हमें E मिल रहा है। और बच्चों जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना मिल रहा है हमें, R/N। और अगर बच्चों हमने परिपथ में कोई बाह्य प्रतिरोध जोड़ रखा है तो उसको तो पता ही R ले लेंगे, तो हमें कुल धारा का जो समीकरण वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। इसको बच्चों थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, इसको हम सही करके लिखते हैं, इस प्रकार से लिख लें I = E। जब इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा NR प्लस R ऊपर NE, ये इस प्रकार से आ जाएगा स्टूडेंट, इक्वेशन 1 मान लो। NR N ऊपर चला जाएगा इस प्रकार।
अब बच्चों हमारे पास केस वही है, सबसे पहले केस फर्स्ट रखते हैं, केस फर्स्ट। तो बच्चों केस फर्स्ट में हम मान के चल रहे हैं कि आर हमारे पास बहुत ज्यादा है, आर ग्रेटर देन आर। ये कब हो सकता है बच्चों? जब सेल बिल्कुल नया बना हो, जब सारे सेल नए हो तो उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है बहुत कम होता है। तो बच्चों अगर आर से ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो कह सकते हैं आर ग्रेटर देन एन आर होगा। तो हम एन आर को एक नगण्य मान रहे हैं, नगण्य। तो बच्चों इससे क्या फायदा होगा? तो आप देखें, अगर आर जो है हमारे पास ग्रेटर देन आर है तो एन आर तो खैर हमारी समीकरण में नहीं आना, तो इसको हमें लेने की जरूरत भी नहीं शायद। तो हम आर को नगण्य मान लेते हैं, आर को नगण्य, ये लिख देते हैं हम, आर को नगण्य मानने पर। तो बच्चों क्या प्राप्त हुआ? हम आई ले सकते हैं, एन ई ले सकते हैं अपॉन एन आर, आर तो इग्नोर हो गया, एन से एन कट गया, तो क्या है बच्चों? ई अपॉन आर। तो बच्चों गौर से अगर देखें तो अगर बाह्य प्रतिरोध ज्यादा है समांतर क्रम में, ठीक है बच्चों, तो आपको जो धारा मिलेगी बच्चों उतनी मिलेगी जो एक सेल से मिलती है, अगर समांतर क्रम में बाह्य प्रतिरोध ज्यादा है। और बच्चों इसका केस दूसरा देखें, अगर केस दूसरा, अगर आर लेस देन आर है, तो बच्चों आर, अगर आर बहुत स्मॉल आर बहुत ज्यादा है, तो बच्चों सेल अगर यूज करते करते उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो कह सकते हैं आर ग्रेटर देन एन आर के भी होगा फिर। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? एन आर को नगण्य मानेंगे, नगण्य मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब जब हम इसको नगण्य मान रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अगर आप गौर करें बेटा, तो गौर करने वाली बात यह है कि I बराबर एन आर हमारा इग्नोर हो गया, तो एन ई अपॉन कितना आ गया? स्मॉल आर आ गया। अब बच्चों इसमें गौर से देखना क्या खास बात हुई। अगर बच्चों आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जब भी सेल का बच्चों आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो और आपको धारा ज्यादा चाहिए, तो उनको समांतर क्रम में जोड़ दो। क्यों? आप देखो, जितनी धारा एक सेल से मिलेगी उसकी n गुना, जितने सेल आपने लगा रखा है उतनी धारा आपको तब समांतर क्रम मिलेगी टोटल। तो आप देख सकते हैं आपको फायदा हो। तो इस प्रकार से बच्चों में धारा का मान निकालने के लिए आता है कि कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कौन सा रेजिस्टेंस कम होगा, कि धारा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने श्रेणीय समांतर क्रम देखा, दोनों में धारा का प्रभाव देखा। और बच्चों आने वाले टाइम में अगली क्लास में मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, क्योंकि अगली क्लास में हम नेक्स्ट लॉ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ देखेंगे, किरचॉफ लॉ, फिर आपको उस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। आज तक की क्लास यही है बेटा, और इस क्लास को मैं बता दूं आपको कि इसमें बहुत ध्यान से आपको रिवाइज करना पड़ेगा घर पे, तभी आप पढ़ेंगे। और बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको हमारी पढ़ाई समझ में आती है, आपको हेल्प मिलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं बेटा। धन्यवाद।